चलिए बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 5 दिसंबर 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। जितने भी छात्र इस श्रृंखला के साथ पहली बार जुड़े हैं, आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि बीपीएससी मेकर के सारे वीडियो नोट्स, पीडीएफ आदि आपके बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो रेगुलर बेसिस पर आप यहाँ पर इस श्रृंखला को जरूर फॉलो करें। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। ये प्रश्न था कि दिल्ली में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 के महिलाओं की निशानेबाजी ट्रैप प्रतिस्पर्धा में बिहार की श्रेयसी सिंह ने कौन सा पदक जीता है। संबंधित सारी जानकारी यहाँ से हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया था और इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कांस्य पदक इन्होंने अपने नाम किया है। श्रेयसी सिंह के बारे में संबंधित और भी कई सारी जानकारी हमने आपको दिया था, जैसे कि बिहार के जमुई की रहने वाली है। और जमुई की बात आई तो जमुई के बारे में भी बहुत सारी बातें हमने आपको विस्तार पूर्वक यहाँ से जानकारी दिया था। और आपको ध्यान रखना है कि 68वीं बीपीएससी को लेकर के जो कोर्स बीपीएससी मेकर ऐप पर लॉन्च हुआ है, आप चाहें तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये तमाम मटेरियल इसमें इंक्लूड है और साथ ही साथ जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है 62 दिनों का, ये 62 टेस्ट सीरीज का प्लान है, जिसमें 50 आपका फुल लेंथ टेस्ट है और 12 आपका सेक्शनल टेस्ट है। ये सारे इसी में इंक्लूड है। हजारों विद्यार्थी इसे ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी इसे ज्वाइन करके अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं। इसमें आपको 4 टेस्ट अब तक प्रोवाइड किया जा चुका है। ध्यान रखेंगे, आप कभी भी ज्वाइन करेंगे तो प्रीवियस टेस्ट भी यहाँ पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि नवीनतम घोषणा के अनुसार दिसंबर 2022 में बिहार सरस मेला 2022 का आयोजन कब किया जाएगा। तो इस वर्ष 2022 में बिहार सरस मेला का जो आयोजन है ये 15 से 29 दिसंबर 2022 के मध्य किया जाएगा, यानी कि ये इसकी आयोजन की अवधि है। इसकी विस्तृत जानकारी की बात करें, इसमें हमारा पहला पॉइंट है बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति अर्थात जीविका के तहत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण महिला उद्यमियों व लोक कला को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरस मेला 2022 का आयोजन 15 से 29 दिसंबर तक पटना के गांधी मैदान में किया जाएगा। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ये जीविका के तहत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण महिला उद्यमियों और लोक कला को बढ़ावा देने की दिशा में एक कार्य है और इसी को लेकर के यहाँ पर गांधी मैदान पटना में इस वर्ष 2022 में ये बिहार सरस में की गई थी। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि नवंबर 2022 के अंतिम सप्ताह में न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में बिहार की किस बेटी ने 6 स्वर्ण पदक जीता है। ये बहुत ज़्यादा खबरों में है, न्यूज़पेपर वगैरह में, आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृति राज। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। आपको जानकारी दे दूं कि न्यूजीलैंड में 28 और 29 नवंबर को आयोजित हुए जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में बिहार की बेटी कृति राज सिंह ने सब जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतिस्पर्धा में 6 स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। इनकी जो कैटेगरी है ये सब जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में इन्होंने 6 स्वर्ण पदक अपने नाम किया है और ये प्रतियोगिता जो आयोजित हुई थी जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, ये न्यूजीलैंड में नवंबर 2022 में आयोजित हुई थी। ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट है कृति राज ने 57 किलोग्राम सब जूनियर वर्ग में अलग अलग इवेंट में यह 6 पदक अपने नाम किया है। यहाँ से आपको ध्यान रखना, कुल मिला के 6 स्वर्ण पदक इन्होंने अब तक अपने नाम किया है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर तीसरा प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 का खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा अभी हाल ही में कैनरा बैंक ने यह अवार्ड अपने नाम किया है, तो ऐसे में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में कैनरा बैंक को लंदन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत सेगमेंट के लिए बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। बात यह है कैनरा की, यानी कैनरा बैंक की यहाँ पर बात हो रही, तो इनसे संबंधित कई सारे फैक्ट है, जैसे कि आपको ध्यान रखना, यह जो पुरस्कार है ये कैनरा बैंक के एमडी और सीईओ एलवी प्रभाकर को प्रदान किया गया। उन्होंने ही इस पुरस्कार को ग्रहण किया। कैनरा बैंक की जो स्थापना हुई थी ये 1 जुलाई 1906 को हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। इसके अतिरिक्त हाल ही के दिनों में कैनरा बैंक से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बना है। ये जानकारी हमने आपको दिया था, आपको बताया था कि नवंबर 2022 में एचडीएफसी बैंक और कैनरा बैंक को रूस के साथ रुपया व्यापार के लिए भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मंजूरी मिली है। अब यहाँ पर हमारा अगला चौथा प्रश्न है। ये प्रश्न है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU के सर्वे के अनुसार दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची में भारत के कितने शहर शामिल है। इस प्रश्न को भी आप इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में रखेंगे
ये प्रश्न था कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का ये सर्वे है और इसके आधार पर जो दुनिया के सबसे महंगे शहर हैं इस सूची में भारत के कुल मिला के 3 शहर शामिल हैं। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसकी कंप्लीट जानकारी जो कि आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर विस्तार से लिखा गया कि इस वार्षिक सर्वेक्षण सूची के अनुसार न्यूयॉर्क और सिंगापुर को संयुक्त रूप से प्रथम स्थान मिला है। 2022 में जो रिपोर्ट ये अभी सामने आई है, तो इस रिपोर्ट के आधार पर संयुक्त रूप से न्यूयॉर्क शहर और सिंगापुर शहर ये सम्मिलित तौर पर नहीं कि संयुक्त रूप से ये प्रथम स्थान पर है। जबकि दूसरे स्थान की बात करें तो तेल अवीव शहर जो है ये दूसरे स्थान पर है, ये इजराइल का एक शहर है और वहीं पे तीसरे स्थान पर है हांगकांग। ये टॉप 3 है जो कि आपको ध्यान रखना है। वहीं पे हम भारत के दृष्टिकोण से बात करें तो यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। इससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं ये वाले पॉइंट को कि साल 2021 को छोड़कर सिंगापुर बीते 10 सालों में यानी कि विगत 10 सालों में 8 बार पहले स्थान पर रहने का रिकॉर्ड बनाया है। वर्ष 2021 को छोड़कर पिछले 10 सालों में 8 बार ये मतलब कर सकते हैं इस रिकॉर्ड में या फिर इस सूची में पहले स्थान पर रहने का रिकॉर्ड बनाया है। जबकि भारत के दृष्टिकोण से इस सूची को अगर हम देखें तो इस 172 देशों की सूची में 2022 में जो सर्वेक्षण हुआ तो इसमें 172 देश था। इस सूची में भारत के 3 शहर शामिल थे। इनमें से आपको ध्यान रखना बेंगलुरु जो कि 161वां स्थान मिला और चेन्नई को 164वां स्थान मिला, अहमदाबाद 165वां स्थान मिला। ये यहाँ से आपको नोट करना है। ये रिपोर्ट थी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की। और यहाँ पर देखिए इजराइल के तेल अवीव शहर के बारे में हमने लिखा है कि इजराइल का तेल अवीव शहर पिछले साल पहले स्थान पर था इस रिपोर्ट के आधार पर। ये एक वार्षिक रिपोर्ट है, प्रत्येक वर्षीय अपडेट होता है। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सौराष्ट्र टीम ने दूसरी बार ये विजय हजारे ट्रॉफी को अपने नाम किया है। यहाँ पर कंप्लीट जानकारी लिखी गई है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। हमारा पहला पॉइंट है कि विजय हजारे ट्रॉफी का खिताबी मुकाबला महाराष्ट्र और सौराष्ट्र के बीच खेला गया और सौराष्ट्र विजेता रहा। और इसके साथ ही सौराष्ट्र की टीम 14 साल बाद फिर से विजय हजारे टूर्नामेंट की चैंपियन बन गई। पिछली बार यह 2008 में चैंपियन बनी थी, ये यहाँ से ध्यान रखेगा। और इसमें हमारा अगला पॉइंट है विजय हजारे ट्रॉफी एक घरेलू वनडे क्रिकेट श्रृंखला है। इसकी शुरुआत जो हुई थी ये वर्ष 2002 में हुई थी और वर्ष 2002 की बात हुई तो ऐसे में ध्यान रखिए इसका पहला संस्करण का विजेता कौन था। तो इसके पहले संस्करण का विजेता था तमिलनाडु और तमिलनाडु ने पंजाब को हराकर पहला संस्करण का जो खिताब था वो अपने नाम किया था। जबकि इसका जो पिछला संस्करण वर्ष 2021 में आयोजित हुआ तो इसमें आप ध्यान रखिएगा तमिलनाडु को हराकर हिमाचल प्रदेश विजेता बना था। तमिलनाडु को हराकर हिमाचल प्रदेश इसमें विजेता बना। अब यहाँ पर विजय हजारे ट्रॉफी में सर्वाधिक बार खिताब किस टीम ने जीता है ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। विजय हजारे ट्रॉफी में सर्वाधिक 5 बार तमिलनाडु ने इस खिताब को जीता है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना, बहुत ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर हमारा अगला छठा प्रश्न है कि अमेरिका में भारत के राजदूत कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाकर अब 31 जनवरी 2024 कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तरनजीत सिंह संधू। इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपको ध्यान रखना तरनजीत सिंह संधू के बारे में, ये 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। साथ साथ आपको ध्यान रखना 2020 से मौजूदा समय में वे अमेरिका में भारत के राजदूत हैं और उन्होंने भारत के राजदूत के रूप में अमेरिका में हर्षवर्धन श्रृंखला का स्थान लिया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कीजिएगा। इस तरह के प्रश्नों पर बीपीएससी की पैनी नजर रहती है। इसमें हमारा अगला पॉइंट है वे जनवरी 2023 में सेवानिवृत्त हो रहे थे, लेकिन हाल ही में उनका कार्यकाल बढ़ाकर 31 जनवरी 2024 कर दिया गया है। नोट कीजिएगा। अगला पॉइंट है कि वे 2013 से 2017 के बीच 3 बार भारतीय दूतावास में उप प्रमुख भी रह चुके हैं। साथ साथ अगला पॉइंट यह है कि ब्लूमबर्ग की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया। यहाँ पर हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जो भारत के अलावे जो पहली जो अर्थव्यवस्था है, विश्व की सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है, ये है अमेरिका। और इसी को यहाँ पर हमने लिखा है, पहला स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है चीन, तीसरे स्थान पर है जापान और जो अपना भारत है ये आपको ध्यान रखना है 5वें स्थान पर है। ब्रिटेन को पछाड़कर भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है, तो इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा 7वां प्रश्न है, दिसंबर 2022 में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार को वर्ष 2026 के अंत तक डीजल ऑटो को चरणबद्ध तरीके से हटाने का निर्देश दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है, ये निर्देश 3 राज्यों को दिया गया है। ये 3 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। तो ऐसे में बीपीएससी के दृष्टिकोण से इसका फाइनल आंसर बनेगा
ऑप्शन नंबर ए यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अब यहाँ पर इस प्रश्न की विस्तृत जानकारी की बात करें तो ऐसे में ध्यान रखेंगे कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने हाल ही में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान सरकार को वर्ष 2026 के अंत तक डीजल ऑटो यानी कि डीजल से संचालित ऑटो को चरणबद्ध तरीके से हटाने का निर्देश जारी किया है। और आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट के बारे में हमने यहाँ पर जानकारी लिखा है कि WHO लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण हर साल 70 लाख लोग मारे जाते हैं। साथ साथ एक रिपोर्ट और भी आई थी जिसके बारे में यहाँ पर हमने लिखा है कि हाल ही में आई वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार दिल्ली लगातार चौथे साल दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 और लगातार चौथी साल है ये जब दिल्ली को इसमें सबसे प्रदूषित राजधानी बनाई गई। किसी देश की राजधानी के रूप में दिल्ली लगातार चौथे साल सबसे प्रदूषित राजधानी है। वहीं पे हम बात करें इसके बाद, तो इसके बाद ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, नजामिना जो कि चाड की राजधानी है और मस्कट जो कि ओमान की राजधानी है, ये सभी इसमें राजधानी के मतलब प्रदूषित राजधानी की सूची में क्रमशः भारत की बात है। जबकि प्रदूषित शहरों की बात करें तो ऐसे में इस रिपोर्ट के आधार पर पहले स्थान पर भिवांडी राजस्थान का एक शहर है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का शहर गाजियाबाद है। ये यहाँ से नोट कीजिएगा। सबसे प्रदूषित शहरों की जो सूची जारी हुई थी, ये रिपोर्ट 2021 के आधार पर, इसी के अनुसार ये सारी बातें यहाँ पर कही गई है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 8वां प्रश्न है कि भारत सरकार ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित वीर सैनिकों के नाम पर रखा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 21 द्वीपों का नाम रखा गया है। ऐसे में यहाँ पर जानकारी है कि भारत सरकार ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार की कुल 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित वीर सैनिकों के नाम पर रखा है। ये यहाँ से ध्यान रखेगा। और इन 21 द्वीपों में से 16 उत्तर और मध्य अंडमान में स्थित है, जबकि 5 जो है ये पांच जो द्वीप है दक्षिण अंडमान में स्थित है। तो कुल मिलाकर 21 द्वीपों का नामांकन अभी हाल ही में भारत के जो परमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित वीर सैनिक हैं उनके नाम पर रखा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा सारी बातों का यहाँ से। जबकि यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फैक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी और भी आपके साथ साझा किया है, जैसे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री यानी कि 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है, यानी कि जो इसकी जो विभाजन जो लाइन है ये 10 डिग्री चैनल के रूप में जाना जाता है। जबकि हम बात करें 8 डिग्री चैनल की तो ये लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है और इस साथ ही साथ भारत और श्रीलंका को पाक जलडमरू अलग करता है। ये सारे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं और आने वाले समय में भी पूछे जाने की संभावना है। इन सारे बातों को जरूर नोट कर लीजिएगा। अगला 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहां हाल ही में पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया। तो आपको ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर में पहली बार ये जनजातीय शीतकालीन महोत्सव का आयोजन हुआ। ऐसे में ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके तहत हमारा पहला पॉइंट होगा कि जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में हाल ही में पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया। और यहाँ पर बात हुई है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के बारे में वैसे पॉइंट को यहाँ पर हमने शामिल किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हाल ही में 13 अगस्त 2022 को जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन हुआ था। बहुत ज़्यादा खबरों में था और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर की बात आई तो जम्मू कश्मीर में आपको ध्यान रखना है 17 अक्टूबर 1949 को यानी कि 1949 में जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू किया गया था। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि 5 अगस्त 2019 को धारा 370 के प्रावधानों को समाप्त करते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत का 2 नया केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। ये यहाँ से नोट कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पर एक फैक्ट ये भी शामिल किया गया कि संविधान के भाग 21 में धारा 370 के बारे में यानी कि धारा 370 के प्रावधानों का वर्णन मिलता है। ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बीपीएससी मेकर के इस श्रृंखला के साथ अगर आप बने रहेंगे तो निसंदेह आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी और आप एग्जाम में सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के 10वें प्रश्न पे। ये हमारा 10वां प्रश्न है कि इस वर्ष दिसंबर 2022 में नेत्रहीनों का T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा और इस संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो सारे विकल्पों को यहाँ पर ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद ही निर्धारण होगा कि कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। इसका जो आंसर होगा ये होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पर 3 विकल्प सही है। इस विकल्पों में बात करें तो इसकी मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी या इसका तीसरा संस्करण है और यह इसका जो आयोजन है ये आयोजन तिथि 5 से 17 दिसंबर 2022 है। ये तीनों सही है। जबकि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है
टूर्नामेंट में पाकिस्तान शामिल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कथन जो है ये सही नहीं है। तो वास्तव में यहाँ पर हमें सही कथन की पहचान करनी थी, तो ऐसे में जो ध्यान रखना है आपको, पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में शामिल नहीं है, ये कथन हमारा असत्य है। अब यहाँ पर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है, नेत्रहीन का T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 5 से 17 दिसंबर 2022 तक किया जाएगा और इसकी मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी। यह इसका तीसरा संस्करण है और इस टूर्नामेंट का जो इस टूर्नामेंट जो मैच खेले जाएंगे ये 24 मैचों का आयोजन किया जाना है। और आपको ध्यान रखना है, इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया भाग लेने वाला है। इस वर्ष भारत इसका मेजबान देश है, तो भारत भी इसमें आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि इस तीसरे T20 विश्व कप के लिए पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा 11वां प्रश्न है कि हाल ही में जवाहर रेड्डी को आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति किया गया है। बताएं कि मौजूदा समय में बिहार के मुख्य सचिव कौन है। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, मौजूदा समय में बिहार के मुख्य सचिव हैं आमिर सुबहानी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हालांकि आपको यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया कि आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव कौन बने हैं, तो यह है जवाहर रेड्डी, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि मौजूदा समय बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी है और उन्होंने त्रिपुरारी शरण का स्थान लिया है। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है, आमिर सुबहानी 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं और वे मूल रूप से बिहार के सिवान जिले के रहने वाले हैं और इससे पूर्व वे 10 साल से ज़्यादा समय तक गृह सचिव के पद पर सेवा दिए हैं। ये भी यहाँ से ध्यान रखेगा। अब यहाँ पर इसमें हमारा अगला पॉइंट है कि भारत सरकार ने हाल ही में विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल 30 अप्रैल 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। ये सारी जानकारी आपको हमने कुछ समय पहले दिया था, आई होप कि आपको याद होगा। साथ साथ यहाँ पर अगला पॉइंट है कि विदेश सचिव के रूप में उन्होंने 2022 के अंत में सेवानिवृत्त हुए हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लिया था। ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखेगा। अगला 12वां प्रश्न है कि हाल ही में विश्व विकलांग दिवस मनाया गया है, यानी किस तिथि को मनाया गया है, ये यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो प्रत्येक वर्ष विश्व विकलांग दिवस यानी कि वर्ल्ड हैंडीकैप डे जो मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है इसका आयोजन तिथि है 3 दिसंबर। तो 3 दिसंबर 2022 को विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने की जो घोषणा हुई थी, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1992 में इसे मनाने की घोषणा की गई थी। 2022 का जो इसका निर्धारित थीम है ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन फिर भी आपको इसे ध्यान रखना है। ये थीम है समावेशी विकास के लिए एक परिवर्तनकारी समाधान, एक सुलभ और न्याय संगत दुनिया को बढ़ावा देने में नवाचार की भूमिका। ये 2022 का इसका थीम है। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज की इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में 3 दिसंबर को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई है। बताएं कि निम्न में से उनका जन्म बिहार में कहाँ हुआ था। संबंधित सारी जानकारी हमने आपको दिया था। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, सारी जानकारी आप वहाँ पर विस्तार पूर्वक लिखें। लिखने से फायदा ये होगा कि चीज़ों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।